हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम क्रैकिंग इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। जैसा कि साथियों अपन पाचन तंत्र का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज पार्ट टू को हम देखेंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आज अपन करेंगे। फिर पार्ट थर्ड में अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। तो साथियों, जो साइंस में अपन पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का है, जो एग्जाम में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। वही थ्योरी को मैं वो लाइनों को एनसीईआरटी से अच्छे से कवर अप करके आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। तो साथियों तैयार रहें आज के हमारे सेशन के लिए। उम्मीद है मुझे आप सभी से कि आप लगातार हमें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों चलते हैं आज के सेशन में अपने पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम। साथियों जैसा कि आपको पता था कि अपन ने टीथ, दांत का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, टीथ अपना कंप्लीट हो गया था। तो साथियों देखिए आप लोग, अब अपन देखेंगे जीभ, टंग। ओके, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टंग, जीभ। जीभ क्या है साथियों? यह एक संवेदी अंग होता है। संवेदी मतलब सेंसरी, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन है साथियों। सेंसरी ऑर्गन कैसे? क्यों साथियों, जैसे कि हम कुछ खाते हैं तो हमें तुरंत उसका टेस्ट का पता चल जाता है कि वो कैसा लग रहा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, कैसा है। तो वो सेंसरी ऑर्गन होता है। वो सेंसर हमारे न्यूरॉन को देता है और न्यूरॉन सीधा मस्तिष्क पर पहुंचता है। तो साथियों ध्यान रखना है आप सभी को। जीभ, तो बात करते हैं हम अपना टंग। यह एक संवेदी अंग है जिससे स्वाद का अनुभव होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों, इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर की होती है और यह मांसपेशियों की बनी होती है। साथियों यहाँ कोई हड्डी नहीं होती है, याद रखना है दोस्तों, यहाँ कोई हड्डी नहीं होती है, ये मांस की बनी होती है, मांसपेशियों की बनी होती है। कौन? जीभ हमारी। ओके, 10 सेंटीमीटर की होती है, 10 सेंटीमीटर। ओके, याद रखना है, ठीक है। और साथियों ये हायोड बोन होती है, हायोड बोन। कौन सी? हायोड, हायोड बोन होती है, याद रखना है। ये इसको संभाले हुए होती है, हायोड बोन। ध्यान, गर्दन में ये होती है, याद रखना है, हायोड बोन। ओके साथियों, जो हमारी जीभ को संभाले हुए रहती है, ठीक है। तो यह क्या है? एक संवेदी अंग है, याद रखना है, जिसमें स्वाद का अनुभव होता है, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, यह मांसपेशियों की बनी हुई होती है, ठीक है। यहां तक क्या टेक्निकल इशू आ गया था थोड़ा सा। तो जीभ हायोड बोन से संभाली हुई होती है, हायोड बोन इसको संभाली हुई होती है, याद रखना है हमको। यह एक संवेदी अंग है जिसमें स्वाद का अनुभव होता है, ये हम सभी जानते हैं। लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। काम क्या है इसका? देखिए, स्वाद का अनुभव कराती है, पहला काम, क्योंकि यह भोजन में लार को मिलाती है। जो हम भोजन खाते हैं लार को मिलाएगी हमारी जीभ, ठीक है। ऐसे हमने भोजन खाया, लार होगी उसमें, सलाइवा होगी, उसको मिक्स करेगी हमारे भोजन में। दूसरा है यह बोलने में सहायता करती है। बिल्कुल सही बात है, अगर जीभ नहीं होती तो हम बोल नहीं पाते साथियों, ठीक है ना। टंग, इसको हम इंग्लिश में टंग बोलते हैं। ओके, याद रखना है। नंबर तीसरा, जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो स्वाद का अनुभव कराती हैं। स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड, ठीक है, टेस्ट बड पाई जाती है इसमें। किसमें? जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो स्वाद का अनुभव कराती हैं, ठीक है, याद रखना है। स्वाद का अनुभव, टेस्ट बड। देखिए ये टेस्ट बड, टेस्ट बड ये फील कराएंगे हमको। मैंने कि कुछ मीठा खाया मैंने, टेस्ट बड फील कराएंगे हमें कि मीठा है। ओके, फिर वो सिग्नल देंगी। किसको सिग्नल देंगी? न्यूरॉन को सिग्नल देंगी। न्यूरॉन क्या करेंगे? हमारे ब्रेन को सिग्नल देंगे कि देखिए ये मीठा है, हमने कुछ मीठा खाया है। ओके साथियों, हमने क्या खाया है? कुछ मीठा खाया है। तो याद रखना है, जो टेस्ट बड होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिसे हम हिंदी में स्वाद कलिकाएं बोलती हैं, वो फील टेस्ट, मतलब हमको फील कराती हैं कि कैसा स्वाद है, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, नमकीन है। ओके साथियों, याद रखना है दोस्तों अच्छे से, ठीक है। जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो स्वाद का अनुभव कराती है। यह बोलने में सहायता करती है, जीभ स्वाद का अनुभव कराती है क्योंकि भोजन में लार को मिलाती है। ओके, यह एक संवेदी अंग है, सेंसरी ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? सेंसरी ऑर्गन है, जिसमें स्वाद का अनुभव होता है, जिसकी लंबाई
10 सेंटीमीटर होती है, मांसपेशियों की बनी होती है, नॉट हड्डी की, मांसपेशियों की। ठीक है, हड्डी जो हाइड बोन होती है, हाइड बोन इसे संभाली हुई होती है, लटकी हुई होती है हाइड बोन से। ओके, जो पूरी जीभ जैसे अपन आगे निकाल देते हैं अपनी जीभ को, तो वो पूरे जो हाइड बोन रहती है, ठीक है, वो संभाले रखती है। ओके, याद रखना है इसको अच्छे से। ठीक है, काम क्या है, टेस्ट बड फील कराएगा हमको, फिर वो सिग्नल भेजेगा हमारे न्यूरॉन्स को, न्यूरॉन्स क्या करेंगे, हमारे ब्रेन्स को सिग्नल भेजेंगे, देखिए कि जीभ में क्या हम खा रहे हैं, मीठा, खट्टा, कड़वा। ठीक है, तो ये सब रहता है टंग में। ये देखिए स्वाद, टाइप्स ऑफ टेस्ट, मीठा, स्वीट, खट्टा और नमकीन, सॉल्ट, बिटर यानी कड़वा, बिटर यानी कड़वा। देखिए अब चलो एक चीज देखते हैं अपन। देखिए पहले मीठे से शुरुआत करते हैं अपन। क्या होता है, मीठे से शुरुआत करना, खट्टा से थोड़ी शुरुआत करेंगे अपन, है ना, मीठे से करते हैं। जीभ का आगे वाला हिस्सा, जैसे मेरी जीभ है, जीभ का आगे वाला हिस्सा जो होता है, मेन जीभ का आगे वाला हिस्सा, वो साथियों स्वीट होता है, मीठा। जीभ का आगे वाला जो हिस्सा होता है वो मीठा होता है। देखिए ये वाला मीठा हिस्सा होता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या होगा, मीठा। ओके, ये मीठा होगा। जो आगे वाला हिस्सा होता है जीभ का, टंग का, वो मीठा होता है। साइड में, ये साइड में दिख रहे हो ना, साइड में ये वाला देखो, देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला देखो, ये वाला दिख रहे हो ना, ये हमारा साथियों खट्टा हुआ। क्या हुआ, खट्टा, खट्टा हुआ। जीभ के साइड वाला जो हिस्सा होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, आगे वाला हिस्सा मीठा होता है। ओके, और जो जैसे कि ये हमारी टंग है, देखना अच्छे से अब आप इसको, ये हमारा आगे वाला हिस्सा है, ये मीठा है। ये बगल वाला हिस्सा जो होता है हमारा, ये हमारा खट्टा होता है। ठीक है, और साथियों जो हमारे बीच में यहाँ पे थोड़ा लास्ट से पहले, मतलब बिल्कुल लास्ट में नहीं, लास्ट से पहले ये हमारा बिटर होता है यानी कड़वा, और लास्ट का हमारा ये नमकीन होगा, बिल्कुल ये वाला, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे नमकीन होगा साथियों। कौन सा होगा यहाँ पे, नमकीन। ये वाला कौन सा होगा, नमकीन होगा, नमकीन होगा ये। और जो लास्ट वाला होता है बिल्कुल, ये होता है हमारा क्या, कड़वा, बिटर, कड़वा होता है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जीभ है हमारी। तो यही सब बता रहा हूं मैं। ये देखिए, ये मीठा, ये कड़वा, और ये हमारा जो दिया है बिल्कुल लास्ट में, ये आप देख रहे हो, ये हमारा बिटर यानी कड़वा है। और साथियों जो ये पूरा चिपका हुआ है बीच में, इधर इधर से लगा हुआ है, ये सॉल्ट होता है, लास्ट में लगा हुआ होता है पूरा सॉल्ट, नमकीन बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, ओके, ध्यान रखना है आपको। तो ये सारे टेस्ट होते हैं हमारे, टाइप्स ऑफ टेस्ट, स्वीट, खट्टा, नमकीन, कड़वा, जो हमें अपनी जीभ के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि क्या खट्टा है, क्या मीठा है, क्या कड़वा है। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। साथियों एक चीज और देख लीजिए, एक चीज और बता दे रहा हूं मैं। इस पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, आप छोटे छोटे, आपने देखा होगा, जीवा की है कभी, ब्रश करते वक्त अपन जीभ साफ करते हैं ना साथियों, तो उसमें छोटे छोटे हल्के हल्के से अपन को ये लगेंगे, वो दिखते हैं अपन को, दाने टाइप के हल्के हल्के, उनको हम पेपलिया बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं, पेपलिया। क्या बोलते हैं, पेपलिया, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। ओके, चलिए अब बात करते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन लार से नहीं पूछेगा वो। अगर लार से कोई क्वेश्चन आ भी सकता है तो वो केवल यही आएगा कि कौन सी बोन से लटकी होती है, हाइड बोन से, मांसपेशियों की बनी होती है, नॉट हड्डी की, एक संवेदी अंग यानी सेंसरी ऑर्गन है, बस यही पूछेगा वो। इसकी सेंटीमीटर कितना होता है ये पूछेगा, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है तो कैसे होता है, ये सब चीजें वो पूछेगा और कुछ नहीं। लार, सलाइवा, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं साथियों। जो लाल ग्रंथियां होती हैं वो 3 जोड़ी पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। यह बायस्रावी ग्रंथि होती हैं।
वायस्रावी, एक्जोक्राइन ग्लैंड होती हैं। क्या होती हैं? एक्जोक्राइन। ठीक है, एक्जोक्राइन, एक्जोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, याद रखना है। वायस्रावी ग्रंथियां होती है लार। ठीक है, लार ग्रंथि पेरेटिड नहीं है, ये पैरोटिड है। ठीक है, पैरोटिड, पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। पैरोटिड जो होती है साथियों, वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, गालों के पास पाई जाती है, याद रखना है। ठीक है, पैरोटिड गाल और कान के बीच में ये पाई जाती है, यहाँ पे साइड में। जैसे हम गलसुआ बोलते हैं, जो गलसुआ हो जाता है ना साथियों, तो वो यही ग्लैंड के द्वारा हो जाता है गलसुआ। ठीक है, यही इफेक्टेड हो जाती है हमारी पैरोटिड, गालों के पास होती है जो कि। ठीक है, दो होती है ये भी, सबलिंगुअल या सब मैग्जिला, तालू के पास पाई जाती है। सब मैग्जिला, मैग्जिला जो हिस्सा होता है हमारा पूरा, मैग्जिला जबड़े वाला, याद रखना है। ठीक है, जो मैग्जिला हमारे जबड़े वाला हिस्सा होता है वो होता है मैग्जिला। सब मैग्जिला तालू के ऊपर, जो तालू होता है जीभ में, तालू के ऊपर पाई जाती है ये हमारी सब लुंगुअल या सब मैग्जिला। ठीक है, लास्ट वाली है हमारी सब मैंडिबल। सब मैंडिबल, मैंडिबल ये है हमारी मैंडिबल, जो पूरी हड्डी मैंडिबल है ये, तो वो नीचे पाई जाएगी सब मैंडिबल या सब मैग्जिला। ठीक है, ओके, ये भी दो होती हैं। ठीक है, तालू के ऊपर पास ही पाई जाती है, मतलब ये भी ऊपर पाई जाती हैं हमारे। ठीक है, जो हमारा जबड़ा होता है उसके नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, ऊपर साइड में। अब बात करते हैं इसका पीएच। इसका पीएच भोजन कराने से पहले 7.4 होता है। भोजन करने से पहले, जब हम भोजन करते हैं उससे पहले जो पीएच होता है लार का वो 7.4 होता है, और भोजन करने के बाद 5.8 होता है। औसतन इसका पीएच 6.6 हल्का अम्लीय होता है। 6.6 पीएच कैसा होता है इसका? 6.6 माना जाएगा, याद रखना, हल्का अम्लीय। ठीक है, याद रखना, हल्का अम्लीय होगा। एवरेज पीएच पहले मतलब खाने से पहले क्या होगा वो देखो, भोजन करने से पहले 7.4 होता है, और भोजन करने के बाद इसका पीएच 5.8 होता है। ठीक है, इस औसतन इसका पीएच जो होता है वो हल्का अम्लीय होता है। यानी अम्लीय है तो बोले तो 7 से कम होगा, 7 पर उदासीन होता है, और 7 के बाद क्षारीय होता है। ये तो पता ही होना चाहिए, पीएच स्केल पता होगा। इस 7 पर उदासीन होता है, और 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 14, और इसके जो कम होता है ये उदासीन होगा साथियों। 7 पर उदासीन होता है, इसके बाद जो होता है वो अम्लीय होता है पीएच। ठीक है, तो अम्लीय कैसा है? 6.6 यानी अम्लीय है। ठीक है, लार का पीएच कितना होता है? 6.6। ओके, याद रखना है इसको अच्छे से। सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है वो पैरोटिड है, और एक होती है सबलिंगुअल या सब मैग्जिला, सब मैंडिबल। ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि है। इन पॉइंटों को आपको अच्छे से याद करना है। लार में उपस्थित एंजाइम्स, लार में उपस्थित एंजाइम, लार में जो एंजाइम उपस्थित होते हैं, एक एमाइलेज या फिर हम उसको टाइलिन बोलते हैं, और लाइसोजाइम, दो एंजाइम्स होते हैं। देखिए, लार में जो टाइलिन होता है वो सलाइवरी एमाइलेज, जिसको हम एमाइलेज भी बोलते हैं, एंजाइम्स पाया जाता है बिल्कुल, जो पॉलीसैकेराइड को, जो पॉलीसैकेराइड को साथियों किस में कन्वर्ट कर देगा? जो स्टार्च होगा, पॉलीसैकेराइड होगा, उसको कन्वर्ट कर देगा डाइसैकेराइड में। पॉलीस्टार्च को डाई में बदल देगा, मतलब पॉली को किस में बदल रहा है? डाइसैकेराइड में, मोल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जो लार के अंदर जो एंजाइम्स पाया जाता है हमारा, टाइलिन या एमाइलेज बोल सकते हैं हम उसको, वो साथियों पॉलीसैकेराइड को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज या डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, स्टार्च जो होता है पॉलीसैकेराइड होता है, वो टाइलिन एंजाइम की सहायता से किस में कन्वर्ट हो जाता है साथियों? माल्टोज यानी डाइसैकेराइड में वो कन्वर्ट हो जाता है, जो किसके अंदर पाया जाता है? हमारे लार के अंदर। ओके, लार के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम्स होता है। ठीक है, और दूसरा एंजाइम्स कौन सा होता है? हमारा लाइसोजाइम। ये जीवाणुओं को मारता है। लाइसोजाइम जो एंजाइम्स होता है वो जीवाणुओं को मारता है, आगे आएगा, देख लीजिए अच्छे से। लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज या टाइलिन बोलते हैं इसको, और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम से एंजाइम पसीना, जो हमारा पसीना निकलता है, नाक, आंसू तथा लार में उपस्थित होता है। जो लाइसोजाइम से एंजाइम्स होता है वो पसीना, नाक, आंसू, लार में उपस्थित होता है, जो कीटाणुओं को नष्ट करता है। किसको? कीटाणुओं को, जीवाणुओं को नष्ट करता है। जीवाणुओं को
नष्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। ओके साथियों, याद रखना है अच्छे से। म्यूकस भोजन को मुलायम बनाता है। म्यूकस भोजन को मुलायम बनाता है। जो म्यूकस भोजन को क्या बनाएगा, मुलायम बनाता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। पहला पॉइंट क्या है, लाइसोजाइम्स एंजाइम्स पसीना में, नाक में, आंसू, लार में उपस्थित होता है, जो कीटाणुओं को नष्ट कराता है यानी जीवाणु को नष्ट करता है। याद रखना है, म्यूकस भोजन को मुलायम बनाता है। जो म्यूकस होता है लार, वो मुलायम बनाएगा भोजन को, बिल्कुल सही बात है। लवण यानी सोडियम पोटेशियम, ये लवण होते हैं, जल लार के पीएच को नियंत्रित करते हैं। सोडियम पोटेशियम है, और भी लवण है हमारे, वो पीएच को नियंत्रित करते हैं, लार के पीएच को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। जो मुख गुहा है हमारी, उसमें कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होगा, यानी बहुत कम नाम मात्र पाचन होगा। किसमें, मुख गुहा में। ठीक है, मुख गुहा में पचित किसका, कार्बोहाइड्रेट। मुख गुहा में पचित व अपचित। पचित मतलब जो भोजन पच चुका है, अपचित मतलब जो भोजन नहीं पचा है। पचित भोजन का मतलब जो होता है वो पच चुका है, अपचित का मतलब जो नहीं पचा है। ठीक है, मुख गुहा में पचित व अपचित भोजन का मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, बोलस कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, बोलस क्या होता है, भोजन का पच गया अच्छे से या नहीं पचा है। मुख गुहा में पचित या अपचित भोजन का मिश्रण, दोनों का मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, बोलस कहलाता है। ठीक है, मुख गुहा में पचित व अपचित भोजन का मिश्रण को ही हम क्या बोलते हैं, बोलस कहते हैं। ठीक है, 24 घंटे में, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये अच्छी लाइन है साथियों, 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर लार का उत्पादन होता है, यानी 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक, 1 से 1.5 लीटर तक क्या बनती है, लार बनती है। ओके, क्या बनती है, लार बनती है 24 घंटे के अंदर। बनती है 24 घंटे के अंदर। ओके दोस्तों, 1 से 1.5 लीटर लार बनती है 24 घंटे के भीतर, याद रखना है अच्छे से। ठीक है, लार ग्रंथियां केवल स्तनधारियों में उपस्थित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी के पॉइंट है साथियों, याद रखना है अच्छे से। अगर आप इनको अच्छे से कवर करके चलोगे तो आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। लार ग्रंथियां केवल स्तनधारियों में उपस्थित होती हैं। ठीक है, याद रखना है, दोनों पॉइंट अच्छे हैं, देख लीजिए अच्छे से पॉइंट। लाइसोजाइम्स जो एंजाइम्स होता है वो पसीना, नाक, आंसू, लार में उपस्थित होता है, जो कीटाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, म्यूकस में भोजन को मुलायम बनाता है, लवण व जल के पीएच को नियंत्रित करते हैं, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन कराता है, मुख गुहा में पचित व अपचित भोजन का मिश्रण को हम बोलस कहलाता है, 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर का लार का उत्पादन होता है। ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखते हुए चलना है। लार ग्रंथियां केवल स्तनधारियों में उपस्थित होती हैं। ठीक है, याद रखना है। ग्रसनी, याद रखना है, ग्रसनी साथियों, याद रखना है अपन को। देखो इधर साथियों, जैसे कि अपन देखते हैं ना, मुंह बनता है अपना, ये ग्रसनी होती है साथियों। क्या होती है, ग्रसनी, ऐसी होती है ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनली। ओके, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर की होती है ग्रसनली। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में ईओसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईओसोफेगस। ओके, ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह मुख गुहा और आमाशय को जोड़ती है। आगे जाके साथियों क्या बना लेगा, आगे जाके साथियों ये हमारा आमाशय को ऐसे बना लेता है और ये पूरा जुड़ जाता है, ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, आमाशय से जुड़ जाती है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा डायग्राम में। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आप देखिए बस, यह मुख गुहा और आमाशय को जोड़ती है। वेरी इंपोर्टेंट लाइन है, मुख गुहा और आमाशय कौन जोड़ती है, ग्रसनली, यानी क्या बोलते हैं, ईओसोफेगस। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इसमें भोजन का क्रमानुकुंचन गति, पेरिस्टाइलिस मोशन, भोजन को मिलाना अच्छे से कि दोबारा गति कराता है। इसमें भोजन की क्रमानुकुंचन गति होती है, भोजन की क्रमानुकुंचन गति होती है कि द्वारा गति कराता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, याद रखना है। ईओसोफेगस में भोजन का कोई पाचन वाचन नहीं होता है। नहीं आप सोचो कि ईओसोफेगस में भोजन का पाचन हो जाता है, वो तो आमाशय से जुड़ रही है। नहीं, ये आमाशय से जुड़ती जरूर है, आगे आमाशय से जुड़ेगी, जो ग्रसनली है वो आगे आमाशय से जुड़ेगी, लेकिन इसमें कोई पाचन वाचन नहीं होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कोई पाचन नहीं हुआ है, तो भोजन खाया हमने, यहाँ नीचे आया, भोजन लाता है। ठीक है,
ग्रसनली, याद रखना है, ठीक है, अच्छे से, ओके, अच्छे से याद रखना है आपको, समझ में आया? तो ध्यान रखना है, भोजन का पाचन नहीं होता है इसमें, यूसोफेगस यानी ग्रसनली में। किरमाणु कुंचन गति, पेरिस्टालिस मोशन, भोजन के आकार के अनुसार ग्रसनली का आकार हो जाना किरमाणु कुंचन की गति कहलाता है। यानी भोजन के आकार के अनुसार, भोजन का जो आकार होगा, आकार के अनुसार ग्रसनली का आकार होना, ग्रसनली वैसा ही आकार बना लेती जैसा भोजन आता है, भोजन जैसा आएगा ग्रसनली वैसा ही आकार बना लेगी, जो ग्रसनली होगी वो वैसा ही आकार बना लेगी, भोजन जैसा आएगा ग्रसनली वैसा ही आकार बना लेगी, उसे हम क्या बोलते हैं साथियों? किरमाणु कुंचन गति कहलाती है। क्या कहलाती है? किरमाणु कुंचन गति कहलाती है, याद रखना है। भोजन के आकार के अनुसार ग्रसनली का आकार होना किरमाणु कुंचन गति कहलाती है। भोजन के आकार के अनुसार ग्रसनली का आकार होना किरमाणु कुंचन गति कहलाती है। ओके, ठीक है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें यूसोफेगस में यानी ग्रसनली में। यह मुख गुहा और आमाशय को जोड़ती है ग्रसनली, और 25 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, टाइम कम है, मेहनत ज्यादा करनी है, अच्छे से समझना है, बस थ्योरी को अच्छे से एक बार कवर करें और तुरंत एमसीक्यू लगाएं। आपसे एमसीक्यू बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, याद रखना है। ये देखिए पेरिस्टालिस जी आ गई है, ऐसे होता है। ये फूड आया, फूड का बोलस हुआ, ये देखिए आगे फूड, जैसा ही फूड यहाँ पे था, जैसा ही उसने आकार ले लिया था, देखिए फूड यहाँ पे आया, उसने ऐसा आकार ले लिया। अब फूड यहाँ पे आया तो उसने फैल गई है, कौन? यूसोफेगस, ग्रसनली। जैसा भोजन आता है ग्रसनली वैसा आकार ले लेती है, उसे हम किरमाणु कुंचन गति कहते हैं, उसे हम पेरिस्टालिस बोलते हैं। ओके, ठीक है, समझ में आया? ध्यान रखना है क्या होता है पेरिस्टालिस, किरमाणु कुंचन गति। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या होता है? खाने को श्वास नली यानी ट्रैकिया में जाने से रोकता है। एपिग्लोटिस का काम वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फाट समझते हो, फाट लग जाता है हमको, कभी पानी खाना खा रहे हैं हम, जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, हम फाट लग जाता है। क्या होता है? इसमें खाना चला जाता है हमारा एपिग्लोटिस में, जो हमारा खाना होता है वो एपिग्लोटिस में चला जाता है, तो हमको फाट लग जाता है, वो खाना वापस भेज देती है तो हमको फाट लग जाता है। ठीक है, खाने को श्वास नली में यानी ट्रैकिया में जाने से रोकता है, ये रोकता है। ट्रैकिया में खाना चला जाता है हमारे, कहां पे? ट्रैकिया के अंदर चला जाएगा, तो एपिग्लोटिस ढक्कन होता है, ढक्कन टाइप का होता है एपिग्लोटिस, याद रखना है। जग देखा है? जग, जैसे जग होता है, ढक्कन खोल देते हैं हम जग का और ढक देते हैं जग को, ऐसा है। आपने जग देखा होगा, मग्गा बोलते हैं जैसे अपनी भाषा में। तो साथियों एपिग्लोटिस ऐसा ही होता है, वो ढक्कन की तरह काम करता है, वो जाने खाने को जाने से रोकता है ट्रैकिया के अंदर। ठीक है, ट्रैकिया के अंदर भोजन को जाने से रोकता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है? खाने को श्वास नली में जाने से रोकता है। ओके, किरमाणु कुंचन यानी पेरिस्टालिस क्या होती है वो भी समझ लिया आपने, समझ में आया? आमाशय, स्टोमच, ये देखिए, इसको अच्छे से देखना है, इसको देखना है पहले अच्छे से। आमाशय क्या होता है देखिए, ये देखिए, ये यूसोफेगस है साथियों, जैसा कि अभी अपन बात कर रहे थे, ये यूसोफेगस है अपनी, ये आमाशय है, ये आमाशय है। आगे हमारा मुख गुहा है, ठीक है, आगे हमारा मुख बना है साथियों, ये मुख गुहा और यूसोफेगस, ये मुख गुहा है हमारी, ये मुख गुहा है हमारी, ये यूसोफेगस नली है हमारी, यूसोफेगस नली है, ये आमाशय है। तो यूसोफेगस काम क्या कर रही थी? हमारी मुख गुहा और आमाशय को जोड़ रही थी। देखो ये जोड़ रही है, बताया था ना मैंने, अभी आपको बताऊंगा, तो जोड़ रही थी, ये देखो जो जोड़ रही है, ठीक है ना, जोड़ रही है ना, जोड़ रही है नहीं जोड़ रही है? बताओ पहले मुझे, जोड़ रही है या नहीं जोड़ रही है? देखिए ये यूसोफेगस नली है कि नहीं? देखो एक बार फिर से देखिए, फिर से बताता हूं मैं, फिर से बताता हूं। देखिए ये हमारा आमाशय है आमाशय साथियों, ये यूसोफेगस नली है, ये नली है हमारी, है नली। ये आगे हमारा नली में क्या बना था? हमने क्या बनाया था? ये हमारी नली में क्या बनाया? हमारा पूरा मुंह बनाया, मुंह। ये मुख गुहा है, क्या है हमारी? मुख गुहा है, ये मुख गुहा है, ये हमारा आमाशय है, ये बीच में यूसोफेगस है। जो यूसोफेगस है
वो मुख गुहा और आमाशय को जोड़ने का काम करती है। देखिए ये जुड़ रही है, ये देखिए ये हमारा आमाशय है, ये देखिए ये हमारा आमाशय बन गया। मैंने आपको बताया था ना कि आगे बताऊंगा मैं, बन गया ये हमारा आमाशय, देखिए। ठीक है, तो साथियों याद रखना है जो यूसोफेगस है वो मुख गुहा और आमाशय को जोड़ने का काम करता है, यूसोफेगस। ठीक है, समझ में आया। ये हमारा जो आमाशय का भाग है कार्डिक, 3 पार्ट होते हैं उसके, कार्डिक, फंडस और हमारा होता है पाइलोरिक। कौन सा पार्ट होता है? पाइलोरिक। ठीक है, पाइलोरस, इसे हम पाइलोरिक बोलते हैं। तो फंडस, एक कार्डिक, फंडस और पाइलोरस, ये बॉडी स्टोमच है, ये बॉडी है हमारे बीच की आमाशय की। ठीक है, एक ग्रेटर कर्व है जो हल्का सा ऐसा जो घुमा हुआ है, इसको हम ग्रेटर कर्व बोलते हैं आमाशय का। ठीक है, यहां पे भी ये जो कर्व बोलते हैं इसको लेजर कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, यहां पे कौन सा स्पाइन एक्टर पाया जाता है? लोअर ईसोफेजल स्पाइन एक्टर पाया जाता है। ये कौन है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। ड्यूडेनम जो है आगे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, आमाशय के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, वो इसका भाग है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किसका भाग है? स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। ये हमारा पूरा क्या है? आमाशय, स्टोमच। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये हमारा ग्रेटर कर्वेचर है, मतलब जो हल्का सा जो घुमा हुआ उसको बोलते हैं, और जो यहाँ पे ये हल्का सा जो ऐसा तिरछा है, देखिए मुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं लेजर कर्वेचर। ये ड्यूडेनम उसका भाग है, पाइलोरिक हमारा आमाशय का स्टोमच का भाग है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा स्पाइन एक्टर काम करता है? लोअर यूसोफेजल, क्योंकि यूसोफेगस जुड़ी हुई है, वही स्पाइन एक्टर काम करता है। ठीक है, ये हमारा आमाशय। कलर कैसा होता है? रेड होता है, शेप जे आकार का होता है। जो आमाशय का कलर होता है वो रेड होता है साथियों, और जो शेप होता है वो जे शेप होता है, जे शेप। ओके, कैसा? जे शेप, जे शेप होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है, जे आकार का। ओके, ये हमारा पूरा स्टोमच। चलिए, आमाशय देखिए, आमाशय आहार नाल का वह भाग है। कौन? आमाशय। आमाशय जो है आहार नाल का वह भाग है जहां भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। देखिए पहले तो आप अच्छे से इसको देखिए, आप अच्छे से इसको देखिए, आप अच्छे से। आमाशय आहार नाल का वह भाग है, एलिमेंट्री कैनाल का वह भाग है जहां भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आमाशय एक और ग्रसनली व दूसरी ओर छोटी आंत से जुड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है। आमाशय जो होता है एक और ग्रसनली, मैंने अभी आपको बताया ग्रसनली से जुड़ा होगा मुख गुहा के द्वारा। ठीक है, और एक और दूसरी ओर छोटी आंत से, अभी बताया ना, ड्यूडेनम भाग था भाई, मैंने अभी आपको बताया कि नहीं बताया? ये बताइए। ये हमारा मुंह है, ये हमारा मुंह है, ये हमारा मुंह है। ठीक है, और ये हमारा क्या था हमारा साथियों? क्या था? ये हमारा आमाशय था पूरा। ठीक है, ऐसा ही कुछ था हमारा। तो ध्यान रखना है, हमारा नीचे वाला जो हिस्सा था हमारा, जो नीचे वाला हिस्सा था हमारा साथियों, जो नीचे वाला हिस्सा था हमारा, वो हमारा ड्यूडेनम था। क्या था? ड्यूडेनम। ये हमारा क्या था? ग्रसनली। याद रखना है, ये हमारा आमाशय था और ये हमारा ड्यूडेनम था। यही बता रहा था मैं। तो मुझे बोल रहा है आमाशय का एक और ग्रसनली से, देखो आमाशय ये है, आमाशय, ये आमाशय है, एक और वो ग्रसनली से जुड़ा है, और दूसरी ओर छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरी ओर छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। ओके, तो याद रखना है आपको अच्छे से। ठीक है, अच्छे से याद रखना है आपको, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो आमाशय एक और ग्रसनली और दूसरी ओर छोटी आंत से जुड़ा होता है। आमाशय आहार नाल का वह भाग है जहां भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। तीसरा पॉइंट, काम क्या है इसका? भोजन का पाचन या डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन कराना। भोजन का पाचन होता है यहाँ पे, प्रोटीन का आंशिक पाचन स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई आपसे पूछे प्रोटीन का पाचन आंशिक रूप से कहां चालू हो जाता है? आंशिक रूप से, यानी बहुत कम, ना के बराबर, तब आपको बोला है आमाशय। पूर्ण रूप से प्रोटीन का पाचन तो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, याद रखना है। तो प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है आमाशय एक और ग्रसनली और दूसरी ओर छोटी आंत से जुड़ा होता है। आमाशय आहार नाल का वह भाग है जहां भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं, कार्डिक मैंने आपको बताया, फंडस और तीसरा पाइलोरस। ठीक है, कार्डिक, फंडस, पाइलोरिक, ये 3 भाग होते हैं हमारे आमाशय के। कितने पार्ट होते हैं? आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है,
आमाशय के 3 भाग होते हैं, ठीक है, कार्डिक, फंडस, पाइलोरस, ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, तो दोस्तों चलिए, आमाशय की आंतरिक दीवार, अंदर वाली दीवार, आमाशय की स्टोमच के अंदर वाली दीवार, आमाशय की आंतरिक दीवार पर जठर ग्रंथियां, आमाशय की आंतरिक दीवार पर यानी अंदर वाली, आमाशय के अंदर वाली दीवार पर, आंतरिक दीवार पर जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहां पाई जाती हैं? क्वेश्चन आया, आमाशय की आंतरिक दीवार पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनसे जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस निकलता है, जिनसे जठर रस निकलता है। ओके, कौन सा रस निकलता है? जठर रस। आमाशय की आंतरिक दीवार से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। ओके, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट, आमाशय में म्यूकस नामक झिल्ली होती है। आमाशय में म्यूकस नामक झिल्ली होती है जो आमाशय की दीवारों को सुरक्षा HCl अम्ल से कराती है। जो आमाशय में म्यूकस नामक झिल्ली होती है जो आमाशय की दीवारों की सुरक्षा HCl नामक अम्ल से कराती है। जो जठर ग्रंथियां होती हैं वो अम्ल निकालती हैं, रस निकालती हैं, ठीक है, जठर रस निकालती हैं। देखिए, जो जठर ग्रंथियां हैं, जठर ग्रंथि कहां पाई जा रही हैं? आमाशय की आंतरिक दीवार पर पाई जा रही हैं कि नहीं पाई जा रही हैं दोस्तों? हाँ, ये जठर रस निकालेंगी। निकाला जठर रस, बिल्कुल निकाला। पहला HCl, दूसरा पेप्सिन, तीसरा रेनिन। जठर रस कौन कौन से हैं हमारे? HCl, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, याद रखना है, पेप्सिन, रेनिन। ओके, चलिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सा साथियों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीएच कितना होता है? 1.3 से 1.5। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच कितना होता है? 1.3 से 1.5 होता है, ठीक है। ये क्या है? जठर ग्रंथियों से जठर रस जो निकल रहे हैं वो है, जठर ग्रंथियों से जठर रस जो निकल रहे हैं वो है ये। ओके, जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? आमाशय की आंतरिक दीवार पर पाई जाती हैं। अभी बता के आया हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। हाँ, इसका पीएच कितना होता है? 1.3 से 1.5 होता है। बचे हुए सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। हमारे आमाशय में, हमारे पेट में जो बचे हुए सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारने का काम करता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक इसके काम है, इसके काम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, ध्यान रखना है। इसकी अधिकता से अम्लता, एसिडिटी, हमको एसिडिटी हो जाती है ना, जलन पड़ती है ना हमारे पेट में, एसिडिटी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? इसकी अधिकता से एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी को कम करने के लिए, जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो क्या होता है? इसकी अधिकता हो जाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता हो जाती है। इस वजह से हमको एसिडिटी होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता हो जाती है, इसलिए हमको क्या होती है? एसिडिटी होती है। एसिडिटी को कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या साथियों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ओके, इसका दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका दूसरा नाम क्या है साथियों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इससे क्या होती है? एसिडिटी कम हो जाती है। समझ में आया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से क्या बोला? एसिडिटी को कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, ठीक है। आगे है पेप्सिन तथा रेनिन को सक्रिय करता है। साथियों, जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों, वो पेप्सिन और रेनिन को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। क्या करता है? एक्टिव करता है, एक्टिव करता है। ओके, क्या करता है? एक्टिव करता है पेप्सिन तथा रेनिन को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। ओके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलें, इसका पीएच 1.3 से 1.5 होता है। बचे हुए सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। इसकी अधिकता से अम्लता यानी एसिडिटी हो जाती है। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट यही वाला है, थर्ड वाला, याद रखना है। एसिडिटी को कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है। पेप्सिन तथा रेनिन को सक्रिय करता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके दोस्तों, चलिए देखिए, ये पेप्सिनोजन है, ये हमारा HCl जो पेप्सिनोजन हार्मोन है, जो हमारा पेप्सिनोजन एंजाइम्स है साथियों, पेप्सिनोजन जो एंजाइम्स है वो HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है वो। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कौन सा
कौन करता है? HCl करता है, हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, अब प्रोनेनिन, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कौन कर रहा है? पेप्सिन में HCl कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर रहा है। और प्रोनेनिन, अभी प्रोनेनिन क्या है? इनएक्टिव है, यानी सक्रिय नहीं है। मैंने क्या बोला? जो प्रोनेनिन है वो सक्रिय नहीं है, इनएक्टिव है। अब इसको एक्टिव कौन कर रहा है? अभी अपन ने पढ़ा था ना, देखिए स्लाइड में देखिए, पहले पेप्सिन और रेनिन को सक्रिय करता है, लिखा है ना, एक्टिव करता है, ठीक है। ये देखिए पेप्सिनोजन को एक्टिव कर रहा है, HCl कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए HCl इसको सक्रिय कर रहा है, पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया? पेप्सिन में कर दिया HCl ने। दूसरा, ये प्रोनेनिन है, इनएक्टिव है, अभी असक्रिय है, असक्रिय है, असक्रिय है इस टाइम पे अभी, ठीक है। क्या है साथियों? असक्रिय है, असक्रिय है दोस्तों, ध्यान रखना है। इनएक्टिव है, वो HCl इसको एक्टिव कर देगा, मैंने अभी आपको बताया था, रेनिन में एक्टिव कर देता है। प्रोरेनिन को रेनिन में कौन कन्वर्ट कर रहा है? प्रोरेनिन को, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कौन कर रहा है? HCl कर रहा है। प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कौन कर रहा है? HCl कर रहा है। ओके दोस्तों, HCl कर रहा है। प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कौन कर रहा है? HCl कर रहा है, ठीक है। चलो, ये एक्टिव हो गया। बात आती है पेप्सिन की। अगला है हमारा पेप्सिन। देखिए पेप्सिन क्या करता है? यह प्रोटीन को पेप्टोस या पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। भैया जो प्रोटीन होती है उसको पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, समझ रहे हो ना दोस्तों? भैया जो पेप्सिन है हमारा, पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोस या पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। कौन? पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा है, किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। ओके, तो प्रोटीन को कन्वर्ट कौन कर रहा है? हमारा पेप्सिन कर रहा है। कौन कर रहा है? पेप्सिन कर रहा है। कौन कर रहा है दोस्तों? पेप्सिन कर रहा है। कौन कर रहा है? पेप्सिन कर रहा है। प्रोटीन को किसमें? पेप्टोस या पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर रहा है। ओके, चलो समझ में आया? पेप्सिन यह प्रोटीन को पेप्टोस या पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। कौन? पेप्सिन, ठीक है। चलिए, अभी इनएक्टिव है प्रोरेनिन, उसको एक्टिव कौन कर रहा है? HCl कर रहा है। चलिए देखो रेनिन, रेनिन क्या है? रेनिन यह दूध का पाचन कराता है। बच्चों के अंदर दूध का पाचन कराएगा भैया, ध्यान रखना है, बच्चों के अंदर दूध का पाचन कराएगा रेनिन। यह दूध का पाचन कराता है, वेरी इंपोर्टेंट है, ए लाइन याद रखना है, पेपर में छप सकती है आपके एग्जाम में। रेनिन दूध का पाचन कौन कराता है? रेनिन। यह वयस्कों में नहीं पाया जाता है, यह 1 से 8 वर्ष तक के बच्चों में पाया जाता है। मैंने बोला ना बच्चों में। देखिए जो रेनिन है ना, रेनिन यह दूध का पाचन कराता है, रेनिन दूध का पाचन कराता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह वयस्कों में नहीं पाया जाता है, यानी एडल्ट में नहीं मिलेगा, एडल्ट में नहीं मिलेगा ये, ठीक है दोस्तों, याद रखना है, एडल्ट में नहीं मिलेगा। यह 1 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों में पाया जाता है। रेनिन जो होता है वो 1 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। ओके, नंबर तीसरा पॉइंट है हमारा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट एनसीईआरटी से ले आए गए हैं। आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं मैं, एनसीईआरटी को फॉलो किया गया है, आप मेहनत करते रहें बस। है रूमांथी जंतु, रूमांथी जंतु समझ रहे हो? गाय भैंस देखी होंगी आप सभी ने, जो ऐसे ऐसे मुंह चलाती हैं, उन्हें बोलते हैं रूमांथी जंतु, ठीक है। भेड़ भैंस बकरी में पाया जाता है। कौन? रेनिन। क्या बोला मैंने? है रूमांथी जंतुओं, एनिमल्स जो होते हैं रूमांथी वाले, भेड़ भैंस बकरी, इनमें पाया जाता है हमारा रेनिन, ठीक है। रेनिन इनमें पाया जाएगा, वयस्कों में नहीं मिलेगा, बच्चों में मिलेगा, 1 से 8 वर्ष तक के बच्चों में, ठीक है। दूध का पाचन कराएगा, रेनिन जो होगा वो दूध का पाचन कराएगा, ठीक है। चलो अब ये नोट पॉइंट है, कुछ नोट पॉइंट दिए हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन HCl अम्ल से पेट को जलने से बचाती है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है साथियों, वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अम्लता को बढ़ा देता है हमारे आमाशय के अंदर, पेट के अंदर अम्लता को बढ़ा देता है, तो जलाने से बचाती है। कौन? म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये HCl है ना, वो अम्लता एसिडिटी बढ़ा रहा था कि नहीं बढ़ा रहा था? बढ़ा रहा था ना, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जलने से बचाती है, ठीक है, याद रखना है। म्यूकस मेम्ब्रेन HCl से पेट को जलने से बचाती है। दूसरा पॉइंट, पेट में पाचन के बाद, पेट में पाचन के बाद पचित और अपचित भोजन के मिश्रण को काइम कहा जाता है। पेट में
पाचन के बाद, भाई पेट में पाचन के बाद पचित और अपचित दोनों प्रकार के भोजन, पचित और अपचित भोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है ये। आंसर है हमारा काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो साथियों ध्यान रखना है, ये हमारा रेनिन है। ये सभी नोट पॉइंट से कुछ अगला जो हमारा पार्ट आएगा वो पार्ट 3 आएगा डाइजेशन का, उसमें पूरा डाइजेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा आपका। देखिए और अच्छे से, ये भी अपन ने देख लिए थे अच्छे से, ये देख लीजिए अच्छे से। ये रेनिन है हमारा, ये हमने आपको अच्छे से बता दिया था। पेप्सिनोजन को HCl पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है। ये प्रोनेनिन जो इनएक्टिव था, प्रोनेनिन इनएक्टिव था, HCl ने इसको कन्वर्ट कर दिया रेनिन में। ठीक है, ये सभी मैंने बता दिया था। रेनिन क्या होता है? दूध का पाचन कराता है, वयस्कों में नहीं पाया जाता है, 1 से 8 साल के बच्चों में पाया जाता है। इस सब जानकारी मैंने आपको अच्छे से दे दी है। तो साथियों याद रखें एक बात आपको आज, क्या कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं पढ़ाई में तो आप है ना समझिए कि हम आज पढ़ लें कल पढ़ेंगे, आप लगातार मेहनत करते रहें। 1-2 दिन डिले हो सकता है, जैसा कि अभी हमारा डिले हो गया 1-2 दिन, कुछ तबीयत खराब हो गई थी मेरी, इस वजह से अभी 1-2 दिन वीडियो नहीं डाल पाए हमने कंटिन्यूस में। तो आ जाता है कभी कभार रीजन, हो जाता है कोई ना कोई इशू, ऐसा नहीं है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, NCERT की लाइनें पढ़ाई जा रही हैं। क्योंकि साथियों मैं बार बार बोल रहा हूँ, CTET हो, MP-TET हो, कुछ भी हो, सब में NCERT चल रही है। NCERT UPSC तक में NCERT आती है। तो दोस्तों याद रखें NCERT ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, सभी एग्जामों की प्रिपरेशन के लिए NCERT बुक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग हमारे चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट में जुड़े रहें और लगातार अपनी मेहनत करें और सफलता पाएं। साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। आपको जल्द से जल्द नई वीडियो मिलेगी हमारी डाइजेशन सिस्टम, जिसमें बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा हमारा डाइजेशन। आज के लिए धन्यवाद, चलता हूं मैं, बेस्ट ऑफ लक।